हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ग्राफ्स। आखिरी क्लास में मैंने बेसिकली आपको बताया था कि ग्राफ हमारा क्या होता है और इस तरह के का जो हमें मिलता है ग्राफ, इसे हम क्या बोलते हैं। अच्छा, तो इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बेसिकली मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। आई गेस एक्सरसाइज नंबर, इट वाज एक्सरसाइज नंबर आई गेस 13.1। यस। सो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। यहाँ बेसिकली ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये ग्राफ हमें कैसा ग्राफ दिया हुआ है कि कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक पेशेंट है, तो उसकी जो टेम्परेचर नापी गई है हर एक एक घंटे पर, तो कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दिया हुआ है समय कि भाई ये कितने कितने बजे पर उसकी टेम्परेचर कितने कितने, और इस वाले पर एक्सिस पे हमें दिया हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया भाई ग्राफ है क्या चीज़ के बारे में। इस एक्सिस पर हमें ये समय दिया है कि कितने बजे कितना कितना टेम्परेचर था, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर दिया है। इन ये दोनों जहाँ पर भी मिल रहे थे वहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो ये वाला है, ये है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, ये सारे हमारे पास दिए हुए हैं डेटा पॉइंट्स। चलो फिर देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन अभी अभी इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स इस तरह से ही आएंगे। देखो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पे हमें फिर ये पहला में क्या बोल रहा है। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। इसमें से 1 बजे कब दिखा रहा है, 1 बजे हमारा ये बता रहा है, ये वाला। देखो जहाँ पे मैंने अभी रिसर्च किया है, ये हमें बता रहा है 1 बजे, यानी कि ये वाली लाइन जो हमारी है एक 1 बजे वाली बता रही है, 1 बजे वाली लाइन। तो बोला जा रहा है भाई इसमें जो 1 बजे है कितना कितनी टेम्परेचर थी पेशेंट की। तो देखो यहाँ पे 1 बजे ये यहाँ हमें ये मिल रही है कि ये कितने बजे की हमें दिखा रहा है, इसकी टेम्परेचर है हमारे पास कुछ 36.5। 36.5 मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ तो हमें अंदाजा ही बेसिकली लगाना होगा। ये हमारे पास 34 है, यहाँ 35 है, तो इन दोनों के बीच की ये वाली कितनी बताएगी, ऑब्वियसली 34.5। ये कोई भी बीच की वैल्यू हमें लेनी है, समझ गए, कोई भी बीच की वैल्यू। ठीक है, 30, तो ये होगा 34.5, 35, 35.5, 36, फिर ये हमारे पास होगा 36.5। यहाँ तो यहाँ बेसिकली आपको एक तरह अंदाजा लगाना होगा भाई क्या किस तरह से, तो क्या चीज़ की बेसिस पर दिया गया है। या आप और हाई क्लास में जानोगे, अभी के लिए इतना सिंपल ही है बस। 1 बजे कितना में आ रहा है 36.5, तो इसका हमें आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर हमें होगा, हमारे पास पहले का आंसर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस कैसे, चूंकि यहीं पर लिखा हुआ है देख लो, डिग्री सेल्सियस में हमें दिया हुआ है टेम्परेचर। तो ये भी हमारे पास एक क्या नोटेशन है कुछ बताने का टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। यही अगर आपका फिर ये फॉरेन हाइट में भी दिया हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस में मिली हुई है सारी टेम्परेचर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम क्या बोला, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो ग्राफ किस तरह से हमें बता रहा है कि भाई अगर इतने बजे हमारे पास इतना टेम्परेचर है, तो ये बताओ जब ये टेम्परेचर तो ये कितने बजे फिर होगा। देख रहे हो, याद रखना हमेशा इधर से इनपुट, इधर से आउटपुट। हम आउटपुट को देखकर इनपुट भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस की कब थी, 38.5 कब बन रहा था, इस वाले एक्सिस पर देखो। 38.5 कब हमें मिल रही है, ये मिल रही है, ये वाला डेटा पॉइंट कितने बजे, 12 बजे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बी एट 12 PM। पर अब तुम पूछोगे सर यहाँ भी तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ, ये वाली लाइन, यहाँ भी तो हमें ये मिल रहा है, ये वाला ग्राफ। हम्म, तो हाँ ये भी हमारा आंसर होगा। तो ये वाला एक बार देख लो, ये वाला हमें हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है कुछ 10:45 के आसपास इसको बोल सकते हैं। अगर ये 10 है, ये 11 है, तो क्या मैं इसको 10:30 बोल सकता हूँ, 10:30, सॉरी 10:30। तो यहाँ पे कुछ बीच में अगर गिर रहा है, ये मान लेते हैं बीच में गिर रहा है, तो ये हमारे पास कितना होगा 10:45, और ये हमारे पास होगा 10:15। इसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये 10:45 के आसपास में भी इसकी टेम्परेचर कुछ इस तरह से थी। कंसिडरिंग कि देखो ये हालांकि पूरा मिड पॉइंट भी नहीं है, थोड़ा और इस तरफ है, इसको बोल सकते हैं कि कुछ 10:50 के आसपास में ये कुछ हमें मिल रहा था कि भाई इसकी टेम्परेचर 38.5 थी।
तो इसका मान सा एक और लिख सकते हैं 10, 50, एक अप्रॉक्स, इसको मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्स, ठीक है। पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ बोला गया भाई ग्राफ से क्या दिख रहा है, यानी कि ये जो जो मोटे मोटे जो यहाँ पे बने हैं ना डॉट्स, इनसे क्या दिख रहा है। इतना ज़्यादा तो बेसिकली आपसे सीधा सीधा रफ क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ 10:30 से 11 के बीच में कभी थी, इस तरह से एक रेंज में पूछ सकता है, एक रेंज के फॉर्म में या एक रफ फिगर एग्जैक्ट में नहीं। पर मैंने आपको बता दिया कि 10:50 के आसपास में भी सिटी में 38.5 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है। चलो फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है कि द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर दोस टू टाइम्स। बोला जा रहा है कि भाई जब हमने कितनी बार रिकॉर्डिंग करी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। इन सातों बार में से दो बार ऐसा था कि जहां हमें पेशेंट की टेम्परेचर सेम मिली। तो बताइए वो दोनों टाइम कौन कौन से थे? देख रहा है, एक है हमारे पास 1 बजे और दूसरा 2 बजे। ये 1-2 बजे मैंने कैसे बोला? सिंपल। एक देखो, जब मैंने 9 बजे फिर उसका उसका मैंने देखा टेम्परेचर, तो कितने बजे आया आया मेरे पास? ये कितना था? 35.5, ठीक है। 9 बजे, 10 बजे 36 हो गया, 11 बजे एकदम ही भाग गया भाई, 39 डिग्री हो गया, 12 बजे थोड़ा कम हुआ, 38.5 हुआ। पर 1 और 2 बजे हमने क्या देखा, 1 बजे भी हमारे पास कितना आ रहा है? 36.5। 2 बजे भी हमारे पास कितना आ रहा है? 36.5, ठीक है। ये 36.5, ठीक है। 1 बजे भी 36.5, 2 बजे 36.5। तो ये दोनों ऐसे ऐसे समय थे जब हमारे पास दोनों के टेम्परेचर सेम थे। तो हम यहाँ पे सी का आंसर लिखेंगे एट 1 PM एंड 2 PM। ये दोनों टेम्परेचर हमारे पास सेम, 3 बजे तो फिर से कुछ ऊपर चला गया हमारे पास टेम्परेचर। अब आते हैं डी में। डी में क्या बोला? व्हेन वाज द टेम्परेचर, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो 1:30 पर कौन क्या टेम्परेचर थी? 1:30 हमारे पास कुछ यहाँ पे बनेगा हमारे पास, 1:30 कुछ यहाँ पर हम हमारे पास होगा 1:30। तो 1:30 पे कितने टेम्परेचर थे? 1:30 पे कितना टेम्परेचर होगा? क्या हमें हमें ये सी में क्लियर हो चुका था? 1 से 2 के बीच में हमें सेम मिला। 1:30 पे कितना टेम्परेचर बोल सकते हैं? 1:30 पर बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब बोला हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? सिंपल यार, 1 बजे इतना है, 2 बजे इतना था, यानी कि बोल सकते हैं 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर नहीं चेंज करा है। हालांकि देखो, रियल में जरूरी नहीं कि रियल में ऐसा प्लेन ग्राफ ही हो। रियल में हो सकता है कि भाई 1 बजे इतना था, 1:30 तक कुछ चढ़ा, फिर दोबारा 2 बजे तक ही ये नीचे आ गया, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? देखो, इस ग्राफ में क्या बोला कि भाई हर एक एक घंटे पर टेम्परेचर हमने हमने पिक करा, ठीक है, रिकॉर्ड करा। पर मान लो कि मैंने इंटरवल को और छोटा कर दिया, मैंने बोला भाई अब मैं हर आधे आधे घंटे में ले रहा हूँ, तो हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी इस ग्राफ की। कैसे? 1 बजे हमारा मैंने कितना बोला? 36.5 है। पर जरूरी थोड़ी टेम्परेचर सेम रहा, क्या पता बीच में 1:30 तक होते थे हमारा टेम्परेचर ऊपर चला गया और फिर 2 बजे तक आप आधा तक नीचे हो गया। तो हमने मान लिया कि भाई 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने बोला कि भाई इतनी ही रही, ठीक है। 1 से 2 के बीच हमें यहाँ सीधी लाइन दिख रही है, पर रियल में ये भी तो हो सकता है कि 1 बजे के बाद टेम्परेचर एकदम बढ़ना शुरू हुआ, 1:30 तक कुछ बढ़ा, फिर 2 बजे तक वापस फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी हमारे पास ग्राफ हो सकता है जैसा मैंने ये बनाया है, 1:30 तक ऊपर गया, नीचे आ गया। पर चूंकि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया है, जो हमने हर एक एक घंटे पे लिया है, हम बोल सकते हैं भाई 1:30 पर भी इसकी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस ही रही होगी। हालांकि जरूरी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। पर इस ग्राफ के हिसाब से हम मान मान रहे हैं भाई 1 बजे भी सेम था, 2 बजे भी सेम था, यानी कि 1 से 2 के बीच में कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, तभी तो सेम हमें मिले। हाँ, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। 1:30 पे होते तो ऊपर भी जा सकता है, फिर 2 बजे से बचते ही वापस नीचे भी आ गया। यही नहीं कि एकदम ऐसे भाग गया, क्योंकि ये तो बड़ा इम्प्रोबेबल केस होता है। बॉडी टेम्परेचर तुरंत भर में झटके से उतनी तेजी से नहीं भाग सकती, अनटिल अनलेस कोई बहुत हैजार्डस ना हुआ हो। पर बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, 1 से 2 के बीच में कांस्टेंट रहा है, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर ई पर। ई पे हमें क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोन एन अपवर्ड ट्रेंड। ऐसे कौन कौन से समय थे, टाइम या टाइम्स कोई, जिसमें ना भाई टेम्परेचर हमारा ऊपर गया? टेम्परेचर कब कब हमारा ऊपर गया बताना। एक तो हमारे पास ये यहाँ गया है, ऊपर गया है, फिर हमारे पास यहाँ पर ऊपर गया है। ये बस सिंपल सा मैं ये फोटो देख के बस बता रहा हूँ। और कब कब ऊपर गया? और एक इस वाले टाइम में हमारे पास ऊपर गया है। और कभी ऊपर गया है टेम्परेचर? नहीं।
अगर मैं इस वाले समय को ले लूँ, इसको मैं करता हूँ पिंक वाली से, देखो जो मैं ये, चलो पिंक से नहीं दिख रहा है, हरा हरा भी, एक मिनट मैं ब्लू से चलो ठीक है। जहाँ जहाँ भी ये ब्लू से मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ वहाँ हमारे पास टेम्परेचर क्या हुआ है, वहाँ हमारे पास टेम्परेचर नीचे गया है। समझ रहे हो, जो मैं ये ग्राफ को ब्लू इंक से कर रहा हूँ, वहाँ हमारे पास टेम्परेचर उस वक्त नीचे जा रहा था, हमारे पास टेम्परेचर देख रहे हो। तो ये दो हैं जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास नीचे गए, और ये हमारे पास बेसिकली सेम ही रहा, ये वाला हमारे पास सेम ही रहा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, हो सकता है भाई टेम्परेचर और नीचे गया हो, फिर ऊपर चला गया हो, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर हमारा नीचे भी गया होगा, फिर ऊपर आया, ऐसा भी हो सकता है इस वाले रेंज के लिए, 1 से 2 के बीच में। तो कब कब हमारा फिर ये, ऐसा कौन कौन से पीरियड्स थे जब हमारे पास हमारे पेशेंट की टेम्परेचर ऊपर गई है। तो हमारे पास एक एक दिख रहा है 9 से 10 के बीच में, 9 9 AM टू 10 AM। और कौन सा पीरियड है, फिर 10 AM से 11 AM तक। और कोई पीरियड है, और यहाँ पास है 2 PM से 3 PM तक। तो ये तीन ऐसे पीरियड थे जहाँ पास पेशेंट की हमारी टेम्परेचर ऊपर गई है। नीचे कब कब गई, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में तो कांस्टेंट रहा है। देख रहे हो हम इस ग्राफ से क्या क्या पता चल सकता है। और हालांकि इसको एक और ट- तरीका है पहचानने का भाई कब ऊपर गया, पर वो आप अपने हायर क्लासेस में जानोगे, अभी के लिए इतना ही बस। आते हैं अब अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पर। अब हमारे अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पर यहाँ क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोई कंपनी है हमारे पास, तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये ईयर में, साल ने ये कंपनी ने कितने का सेल्स करा, जो कि हमें दिया हुआ है कि इन रुपीज करोड़। यानी कि यहाँ पे 2 का मतलब है 2 करोड़, 4 मतलब है 4 करोड़, 6 मतलब 6 करोड़, 8 मतलब 8 करोड़, 12 मतलब 12 करोड़, इस तरह से ऊपर जा रहा है। और ये हमारे पास नीचे यहाँ पर ईएस दिए हुए हैं, इस वाले एक्सिस पर हमें ईएस दिए हुए हैं 2002 से 6 तक। और यहाँ पे पास दिए हुए हैं सेल्स फिगर्स, यानी कि कितने कितने करोड़ का इतने सेल करा है इस कंपनी ने। आते हैं प्रॉब्लम नंबर ए पर, जिससे हमारे पास कुछ अगेन प्रॉब्लम्स हैं। ए पर आते हैं, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 एंड 2006 में क्या क्या सेल्स रहे हैं हमारे पास, तो इससे देखो 2002 में क्या था। 2002 की दो की लाइन को पकड़ो, ये वाली है 2002 की लाइन, ये वाली है, ये जा रही है हमारे पास ऊपर, यहाँ पे आके मिली। 2002 में कितने का सेल हुआ हमारे पास, 4 करोड़ का। समझ गए। हम यहाँ लिखेंगे आंसर 4 CR, 4 करोड़ का सेल हुआ। और 2000, ये तो हमारे पास था ए, 4 का ए, सॉरी 1 का ए का कितना था, 4 CR। इसी का सेकंड पार्ट में 2006 में कितना, 2006 में पास कितना होगा, 8 CR, 8 CR। 2006 के लिए यहाँ पास ये वाली यहाँ पास है लाइन, ये वाली लाइन है, इसमें ये कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 8 करोड़। यहाँ पे हुआ हमारे पास कितना, 8 करोड़ का सेल। अब आते हैं बी में। बी में हमें क्या बोल रहा है, बी के भी दो पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। 2003 में कितना हुआ, 2003 में हमारे पास हुआ है, देखो यहाँ भी वही सीन है। 2003 के लिए ये वाली लाइन है हमारे पास, तो यहाँ भी अंदाजा लगाना होगा कि ये 6 है तो ये कितना होगा, ये 7 होगा। देखो चलिए, ये हर चीज़ ही तुम्हें ऐसे 1 2 3 4 में मिल जाएगा, तुम ये भाई काउंट कर लिया हो गया थोड़ा ये। पर यहाँ तुम्हें एक आइडिया दे देता है कि भाई इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। जैसे कि देखो कि यहाँ जीरो था, यहाँ हमें याद रखना, ये हमेशा जीरो मानते हैं, ये वाली जो लाइन जहाँ मिलती है दोनों, इसको हमेशा हम जीरो मानते हैं, यहाँ कुछ नहीं, जीरो। ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 होगा तभी तो 2 आया, फिर ये कितना होगा 3 तभी तो 4 आया, फिर यहाँ कितना होगा 5 6, तो इस तरह से यहाँ भी 7, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 9 होगा। लेकिन बाकी नंबर्स को देख के हम गैप्स फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 के 1 में आते हैं, 2003 में कितने सेल हुआ, 2003 में 7 करोड़ का हुआ, हमें लिखेंगे आंसर 7 CR का। और 2005 में, 2005 के लिए यहाँ पास ये वाली यहाँ पास है लाइन है, ये वाली 2005 के लिए, तो इसमें कितना दिखा रहा है यहाँ पास, 10 CR का। ठीक। अब आते हैं सी में। सी में हमें क्या बोला जा रहा है, सी प्रॉब्लम, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। बोला जा रहा है कि भाई 2002 में कितने सेल्स हुए, 2006 में कितने सेल्स हुए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। 2002 में कितने का सेल हुआ, 4 करोड़ का, तो 2002 के लिए लिखते हैं 4 CR। ठीक है। और 2006 में कितने का हुआ, 2006 में हुआ था 8 CR का, 8 CR का। तो ये बताओ, 8 - 4 कितना होगा, 8 - 4 होगा हमारे पास 4 CR, यानी कि 4 CR का सेल्स का डिफरेंस है। यानी कि कंपनी ने 2002 से 2006 के बीच के जो सेल्स का फर्क है, वो कितना, 4 करोड़ का, यानी कि 4 करोड़ बढ़ा है।
यही अगर मेरा ये मान लो 2006 में मैं नीचे हो जाए, मैं इमेजिन कर लो कि 2006 में पास ये 8 करोड़ का नहीं, समवेयर ही कुछ यहाँ पहुँच गया 1 करोड़ का, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कितने का फिर डिफरेंस आ गया, तब भी हम लिखेंगे भाई ये 3 करोड़ का आया, चूंकि 3 - 4 - 3 1, पर इसको हम बोलेंगे 1 करोड़ नीचे नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 करोड़ ऊपर गए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी हमें क्या बोल रहा है? इन विच ईयर वॉज द ईयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर? बोले यार देखो, यहाँ पे लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 साल के पास यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं। मतलब कोई भी ऐसे 2 साल का बताइए जिसमें सेल्स का डिफरेंस सबसे ज़्यादा रहा हो। तो कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, देखो। तो 2 में कितना हुआ? 4। 3 में कितना हुआ? 7। 7 - 4 कितना होगा? 3। तो हम लिखेंगे भाई इस लाइन के लिए, ये जो लाइन है ये 3 करोड़ का डिफरेंस दिखा रही है, ये वाली लाइन। ये वाली जो लाइन है हमारे पास 3 करोड़ का डिफरेंस, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास 3 करोड़ का डिफरेंस दिखा रही है। ये वाली लाइन हमें कितने का डिफरेंस दिखा रही है? ये माइनस ये कर लेंगे। ठीक है, ये कितना था? 7। ये कितना हो गया हमारे पास? घटकर 6, तो ये 1 करोड़ का दिखा रही है। ये वाली लाइन हमारे पास 1 करोड़ का दिखा रही है। ये वाली लाइन हमें कितने का दिखा रही है? ये लाइन हमें दिखा रही है 6 का, और ये 2005 में कितना था? जो 10 - 4 यानी कि 6, सॉरी 4 में 6 था, यानी कि हमें 4 CR का दिखा, ये 4 यूनिट का डिफरेंस दिखा रही है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास 4 यूनिट का डिफरेंस दिखा रही है। ये वाली लाइन हमें कितने का डिफरेंस दिखा रही है? तो 6 में कितना था? 8। 5 में कितना था? 10। तो 10 - 8 कर लो, कितना होगा? 2। देखो यहाँ पे ना, बस जो मैंने बड़े से छोटा कर दिया, नहीं कि निगेटिव निगेटिव ले लिया ना, हमें यहाँ पे बस बड़े से छोटा करना है। ठीक है, ये हमें ये 2 का दिखा रही है, 4 का दिखा रही है, 1 का दिखा रही है, 3 का दिखा, तो बस सबसे ज़्यादा ग्रेट डिफरेंस किसमें आया था? 2004 से 5 के बीच में। 2004 से 5 के बीच में कंपनी का जो कंपनी के जो सेल्स थे, तो हम क्या लिखेंगे? इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, तो हम लिखेंगे 2004 से 2005 के बीच में, और वाइस वर्सा, यानी कि 2005 से 4 के बीच, 2004 से 5 के बीच के जो सेल्स है, और या ज़्यादा बेटर कौन सा होगा? 2005 से 2004 के, है ना? ठीक है, 2004 से 5 के बीच का जो सेल्स है, ये ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया, यानी कि 4 करोड़ का डिफरेंस आया। बाकी में तो 2, 1 या 3 का ही आया। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें हुई? 4 करोड़ में वाले में हुई। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसमें हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान किसमें हुआ? इस वाले में। 2005 से जब तो हम 2005 से 6 की तरफ गए, क्योंकि इसमें 2 करोड़ का नुकसान हुआ, और इसमें कितने का हुआ? 1 करोड़ का। पर देखो हर चीज़ रिलेटिव होता है। इसमें 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, कहाँ से कहाँ आई? 7 से 6 पर आई। पर यहाँ जब 2 करोड़ का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे ये 10 से 8 पे आई। तो भले यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 2005 से 6 के बीच में ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट स्टिल जो 2006 में कंपनी ज़्यादा बेटर स्टेट पर थी, 8 करोड़ रुपए, एज कम्पेयर टू 2003 से 4, जहाँ भी 1 करोड़ का नहीं नुकसान हुआ, पर कंपनी वहाँ 6 पर ही थी। देख रहे हो, हर चीज़ यहाँ पे रिलेटिव है। ये नहीं कि बस नंबर्स देखें और भाई बोल दिया कि वो नुकसान है। ना ना ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर रिलेटिव है। कि भले कंपनी ने यहाँ इस एक में, भले इस वाले में कंपनी नुकसान कराए और इस वाले में नुकसान कराया, बट स्टिल ये वाले पर ज़्यादा खराब स्टेट पर थी, चूंकि यहाँ तो कंपनी कितने 7 से 6 पर आई। ठीक है, पर यहाँ तो कंपनी भाई 10 से कितने पर आई? 8 पर आई। तो 8 इज स्टिल हायर देन 7। समझ रहे हो? 8 इज स्टिल हायर देन 7। यहाँ पे सब कुछ रिलेटिव है हमारा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर अस। इसको हम फटफट सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ही सबसे पहले आप इंग्लिश खुद पढ़ लो। इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है कि भाई कोई कोई बोटेनिक की एक्सपेरिमेंट हो रही थी, इसमें 2 पौधे थे, पौधे ए और प्लांट बी, जिनको ग्रो करा जाता था अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ सेम था। देयर हाइट्स आर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, प्लांट ए प्लांट बी का। देखो, हम एक ही ग्राफ पे ना अलग अलग चीज़ों का भी डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्लांट ए के लिए क्या है? प्लांट ए के लिए डॉटेड लाइन जहाँ बने हैं वो प्लांट ए के लिए, जहाँ भी सॉलिड लाइन है वो हमारे पास प्लांट बी के लिए। ठीक है, तो अब इससे बताइए कि भाई, अब इस ग्राफ को देखिए, ये सारे प्रॉब्लम्स का आप आंसर करें।
चलो इसको फटफट हम करेंगे एकदम। ए में आते हैं। ए में क्या दे रहा है, हाउ हाई वाज प्लांट आफ्टर आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। बोला जा रहा है कि भाई प्लांट ए 2 वीक के बाद कितना बड़ा था, और थर्ड वीक के बाद कितना बड़ा था। देखो ये जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं ना, कि ग्राफ रिकॉर्डिंग हमेशा एट द एंड ऑफ वीक किए गए हैं, तो प्रॉब्लम हमारा सही बोल रहा है। आफ्टर 2 वीक्स यानी कि 2 वीक के एंड में कितने पर थे, 2 वीक के एंड में हमारे पास कितना था, 7 सेंटीमीटर। और 3 वीक के एंड में कितने पर था, 3 वीक के एंड पर था हमारे पास, सॉरी एक मिनट, पर सेकेंड वीक के एंड पर कितने पर था, सेकेंड वीक के एंड पर था हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक के एंड पर था प्लांटे 9 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह से बी का हम आंसर करेंगे। बी में क्या था, एट द एंड ऑफ 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। प्लांट आप बी का बताएं। प्लांट बी का सेकेंड वीकेंड पे कितने पर था, 7 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों ही प्लांट एट सेकेंड वीक पर दोनों सेम थे। कैसे पता चल रहा है, देख रहे हो ये दोनों का कॉमन पॉइंट भी सेम है। देख रहे हो, ये पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि एट सेकेंड वीक दोनों की हाइट सेम थे। और थर्ड वीक कितने पर था, प्लांट बी की हाइट थोड़ी सी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर प्लांट बी में एक्स्ट्रा ग्रोथ करा है। ठीक है। अब आते हैं सी पर। सी पर हमें क्या बोल रहा है, सी हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। प्लांट ने थर्ड वीक के दौरान कितनी कितनी ग्रोथ कराई है। सत्य अब तीसरा वीक चला था, तो तीसरे वीक के लिए हम बस कौन सा पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे। ये वाला पार्ट हमारे पास थर्ड वीक का दिखा रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे, तो इतने के बीच में जो भी आएगा थर्ड वीक का होगा। थर्ड वीक में प्लांट ए ने कितनी ग्रोथ करी, यहाँ पे थर्ड वीकेंड में कितना था इसके पास, 9 था, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस कितना, और थर्ड विकेट सेकंड वीकेंड में कितना था, 7। 9 - 7 यानी कि 2 सेंटीमीटर। यानी कि थर्ड वीक में प्लांट ने 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ दिखाई है। अब देखेंगे डी में, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम दी। देखो अब सी और डी है ना, भले दोनों की इंग्लिश अलग अलग दिख रही है, पर भाई मीनिंग दोनों का सेम है। फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। प्लांट बी ने कितनी ग्रोथ करी, तो वही है प्लांट बी के लिए वही देखेंगे। प्लांट बी के थर्ड वीकेंड में कितना था, 10। सेकेंड वीक में तो दोनों के लिए कॉमन था, है ना, 7। तो ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। यानी कि प्लांट बी ने 3 सेंटीमीटर ग्रोथ दिखाई है, 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ। तभी तो ये 10 सेंटीमीटर पहुंचा प्लांट बी, और ये 9 सेंटीमीटर रहेगा। देख रहे हो, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, वो गैप हमें यहाँ दिख रहा है, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में। ठीक है। अब आते हैं ई पर। ई पर हमें क्या बोला, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रू मोस्ट। कौन से वीक के दौरान प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल करी है। तो बताओ इसको कैसे बताएंगे। अगेन हम सारे यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देख लेंगे भाई कौन सबसे ज़्यादा उठा हुआ है, या तो फिर हम इसको ऐसे तीन तीन पार्ट में बांट लेंगे। एक, दो, तीन, तीन पार्ट में बटा हुआ है। इसका इसमें कितनी ग्रोथ करी, इसमें करी 1 यूनिट प्लांट ए के लिए। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट ए के लिए लिख रहा हूँ। ए के लिए पहले वीक में 1 सेंटीमीटर ऊपर गई। दूसरे वीक में कितनी गई, 7 माइनस आई गेस 7 - 1, तो ये कितना गया, 6 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में 6 सेंटीमीटर गई। थर्ड वीक में प्लांट ए ने कितना करा, सॉरी एक मिनट, सॉरी ये 7 - 2, याद देख अच्छे से देख के मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये वाला डेटा पॉइंट है ना प्लांट ए के लिए, इसको कितना लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 - 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यानी कि 5 यूनिट सेकेंड वीक में गई। थर्ड वीक में कितनी गई, 7 - 9, तो ये 2 सेंटीमीटर गई। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई, सेकेंड वीक में। तो हम आंसर किस में लिखेंगे, सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ शो करी। एंड एंड व्हाट अबाउट दिस प्लांट बी के लिए। अब यहाँ देखो प्लांट बी में क्वेश्चन ही पलट दिया, बोल रहा है कि भाई ग्रू लीस्ट सबसे कम किस में होगा, प्लांट बी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्लांट बी के लिए फिर देखेंगे। प्लांट बी के लिए क्या होगा, सॉलिड लाइन देखेंगे। इसमें कितना ग्रोथ करा है इसने, 1 यूनिट। अगेन 1 यूनिट ही करा है इसने, क्या इसने कितना, हाँ इसने 1 यूनिट करा प्लांट बी। और फिर सेकेंड वीक में कितना गया, सेकेंड वीक में गया ये फ्रॉम 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, इसमें यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में कितना गया, 7 सेंटीमीटर से 10 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे कम किस में ग्रोथ हुआ भाई, फर्स्ट वीक में। हम क्या लिखेंगे आंसर, प्लांट बी ग्रू लीस्ट इन द फर्स्ट वीक। यही अगर ये बोलता कि भाई सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में, तो इसमें भी वही लिखते हैं, सेकेंड वीक में। अब आखिरी प्रॉब्लम है जी में। जी में क्या बोल रहा है, वेदर टू प्लांट ऑफ द सेम है ड्यूरिंग एनी वीक सोन हियर। हाँ,
या कोई भी ऐसा वीक था जिसमें भाई दोनों की प्लांट की हाइट सेम थी ऑब्वियसली। कब थी? एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक दोनों के डेटा पॉइंट्स ये कॉमन हो गए। सेकेंड वीक में दोनों की हाइट कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। स्पेसिफाई कैसे? भाई सिंपल, दोनों का डेटा पॉइंट सेम दे रखा है, डेटा पॉइंट सेम हो गया तो इसका मतलब ये दोनों की हाइट सेम है। तो ठीक है, तो ये थे पिछले कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर लाइन ग्राफ फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। आगे की वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली अगली क्लास में। थैंक यू।